हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आज की इस वीडियो में मैं डब्ल्यू बी येट्स की फेमस पोयम द सेकेंड कमिंग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में आपको इस पोयम की समरी मिल जाएगी, तो वीडियो को ध्यान से देखें। पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इस पोयम की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसे देख लेते हैं। दोस्तों, द सेकेंड कमिंग पोयम डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा 1919 में लिखी गई थी और इसे पहली बार 1920 में पब्लिश कराई गई थी। दोस्तों, डब्ल्यू बी येट्स एक आयरिश पोएट थे जिन्हें 1923 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिल चुका है। दोस्तों, द सेकेंड कमिंग पोयम एक प्रकार की सिंबॉलिक लिरिक पोयम है। यह पोयम 2 स्टैंजा की है, जिसकी राइम स्कीम इर्रेगुलर है। यह इस पोयम की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन्हें भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले इस पोयम के बैकग्राउंड और ओवरव्यू को समझते हैं, ताकि पोयम बेहतर तरीके से समझ में आए। यह पोयम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया की हालात को दर्शाती है, जहां हर तरफ अव्यवस्था, हिंसा और नैतिक पतन दिखाई देता है। दोस्तों, यह पोयम मॉडर्न टाइम की सबसे फेमस और गंभीर कविताओं में से एक है। कविता की शुरुआत में कवि बताते हैं कि दुनिया में संतुलन और नियंत्रण खत्म हो चुका है। जो शक्तियां व्यवस्था बनाए रखती थी वे अब काम नहीं कर रही है। अच्छे लोग कमजोर और चुप हैं, जबकि बुरे लोग पूरे जोश और ताकत के साथ हावी हो रहे हैं। पोएट को लगता है कि अब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जैसे कोई नई शक्ति जन्म लेने वाली हो, लेकिन यह परिवर्तन शुभ नहीं है। पोएट को एक भयानक दृश्य दिखाई देता है, एक डरावना प्राणी जो पुराने ईसाई युग के अंत और एक नए क्रूर युग की शुरुआत का संकेत देता है। पोएम के एंड में पोएट क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा भयानक प्राणी अब जन्म लेने जा रहा है। यह जन्म शांति का नहीं बल्कि भय और विनाश का प्रतीक है। कविता एक रहस्यमय और डरावने प्रश्न पर समाप्त होती है, जो रीडर को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो दोस्तों, यह इस पोएम की कुछ ओवरव्यू थी। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर। दोस्तों, यहाँ पे जायर शब्द का मतलब चक्र से है। बाज गोल गोल फैलते हुए चक्र में बहुत दूर तक घूमते हुए जा रहा है। वह इतनी दूर चला गया है कि अपने मालिक यानी बाजीगर की आवाज तक नहीं सुन पा रहा है। मतलब समाज अपने नैतिक नियंत्रण से इतना दूर चला गया है कि वह दिशा, संतुलन और अनुशासन खो बैठा है। मतलब कोई भी नियम और कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी मर्जी का अपने मन से कर रहा है, जिससे समाज में अराजकता और भ्रम बढ़ रहे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। सब कुछ टूट रहा है और केंद्र अपने जगह पर टिक नहीं पा रहा है। दुनिया में केवल अराजकता फैल गई है। मतलब कहने का मतलब है कि केंद्र का अपने चारों ओर कंट्रोल नहीं रहा। मतलब समाज को चलाने वाले जो मेन अथॉरिटी होती है यानी गवर्नमेंट होती है, उनका अपने जनता पे कंट्रोल खत्म हो चुका है। उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है, तब व्यवस्था समाप्त हो जाती है और समाज में हिंसा, अव्यवस्था तथा असुरक्षा फैल जाती है। आगे पोइट कहते हैं, द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन्ड। खून की लहर हर जगह फैल चुकी है और मासूमियत भी कहीं उसी खून की लहर में डूब गई है। कहने का मतलब है कि निर्दोष लोग भी हिंसा का शिकार हो रहे हैं, जिससे मानवता, दया और नैतिकता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। दुनिया भय और मृत्यु से भर चुकी है। दोस्तों, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उसमें सैन्य शक्ति के अलावा नॉर्मल लोगों के जीवन भी प्रभावित होते हैं। नॉर्मल लोगों को भी अपना बलिदान देना पड़ता है। द वेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द बर्स्ट आर फुल ऑफ पैसियोनेट इंटेंसिटी। दोस्तों, कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास से है और इंटेंसिटी का मतलब उग्रता से है। तो सबसे खराब बात यह है कि अच्छे लोग में कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है। अगर उनके सामने कोई किसी को बेवजह मार रहा है, तो अच्छे लोग केवल उसको देखकर शांत हो जाएंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। जबकि बुरे लोग पूरे जोश से भरे हैं और अपने मन के मुताबिक क्राइम करते हैं। इस लाइन के थ्रू पोएट यह दिखाना चाहते हैं कि ईमानदार और समझदार लोग निष्क्रिय हैं, इसीलिए वे अन्याय का विरोध नहीं करते हैं। इसके विपरीत कट्टर और स्वार्थी लोग अत्यधिक उत्साह से सत्ता हथिया लेते हैं, जिससे समाज और अधिक खतरनाक बन जाता है।
यहाँ पे उदाहरण के लिए करप्ट नेता को ले सकते हैं। दोस्तों हमारी फर्स्ट स्टांजा कंप्लीट हो गई है और यह सेकेंड स्टांजा है जिसमें एक नए युग की शुरुआत की बात की गई है। श्योरली सम रिवेलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। यह सब देखकर पोइट को ऐसा लगता है कि निश्चित ही कोई बड़ी दिव्य घटना होने वाली है या गॉड का पुनः आगमन निकट प्रतीत हो रहा है। मतलब लगातार अराजकता और हिंसा देखकर कवि को लगता है कि इतिहास किसी निर्णायक मोड़ पे पहुंच गया है। लोग गॉड से मुक्ति की आशा करते हैं पर वातावरण में भय है कि यह परिवर्तन कहीं उल्टा न पड़ जाए, गॉड के जगह किसी शैतान का आगमन न हो जाए। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। इसके बाद पोएट से जैसे ही सेकेंड कमिंग शब्द निकलते हैं तुरंत उसके मन में एक विशाल आकृति उभरती है। मतलब मन में आशा का विचार आते ही भयावह दृश्य प्रकट होता है जिससे पता चलता है कि आने वाला भविष्य शुभ नहीं है। आने वाला भविष्य डर, संकट और विनाश की चेतावनी देती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगेगा कि अच्छी खबर आने वाली है लेकिन अचानक से बुरी घटना हो जाती है। ट्रेवल्स माई साइट अ वेस्ट ऑफ डेजर्ट सैंड, ए सेफ विद लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। मतलब पोएट को खाली रेगिस्तान में एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जिसका धड़ तो शेर का होता है लेकिन सर एक इंसान के जैसा होता है। मतलब सुनी रेगिस्तान के वातावरण से निकली यह राक्षसी आकृति बताती है कि नया युग मानवीयता नहीं बल्कि क्रूर और अमानवीय शक्ति द्वारा शासित होगा। मतलब जैसी सिचुएशन अभी है आने वाला समय में इससे भी खराब सिचुएशन देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टांजा में ही पोएट आगे कहते हैं, ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थिंग्स। दोस्तों पिटीलेस का मतलब निर्दयी होता है। उसकी नज़र कठोर और निर्दयी है तथा वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्पिरिटस मुंडी की ही बात की जा रही है। मतलब यह दृश्य बताती है कि आने वाली शक्ति में दया, प्रेम और संवेदना नहीं होगी। उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना इस बात का संकेत देता है कि विनाश अचानक नहीं आएगी बल्कि धीरे धीरे निश्चित रूप से पूरे संसार को घेर लेगा। जैसे उदाहरण के लिए धीरे धीरे बढ़ता यह डिक्टेटरशिप, while all about it wind shadows of the indignant desert words, the darkness drops again but now I know। दोस्तों यहाँ पे indignant का मतलब क्रोधित होने से है। तो क्रोधित पक्षियों की छाया चारों ओर उड़ती है और फिर अंधेरा छा जाता है। मतलब प्रकृति भी बेचैन और अस्थिर दिखाई देती है, मानो पूरा वातावरण आने वाले संकट को महसूस कर रहा हो। दोस्तों यहाँ पे अंधेरा ज्ञान और आशा के अंत का प्रतीक है जिससे भविष्य और भी अधिक डरावना और अनिश्चित लगने लगता है। जैसे तूफान आने वाला होता है तो तूफान से पहले कैसे एकदम सन्नाटा हो जाता है, उस टाइप का। That 20 centuries of stony sleep were waked to nightmare by a rocking cradle। 2000 वर्षों की कठोर नींद एक पालने की हलचल से डरावने सपने में बदल गई। नाइटमेयर का मतलब डरावना सपना से है। दोस्तों मतलब यह ईसाई सभ्यता के लंबे शांत काल की ओर संकेत करता है जो अब समाप्त हो रहा है। जो जन्म कभी आशा और मुक्ति का प्रतीक था वही अब भय और विनाशकारी परिवर्तन का कारण बन गया है। जैसे कोई पुरानी व्यवस्था बरसों से चली आती है और अचानक से वो व्यवस्था खत्म होने लगती है, टूटने लगती है। तो उसी सेंस में पोएट का कहना है, एंड व्हाट रफ विस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, स्लाउचेज टुवार्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। एक भयानक जानवर बेथलेहम की ओर जन्म लेने जा रहा है। जहां पहले शांति और प्रेम का जन्म हुआ था वहीं पर अब एक राक्षसी शक्ति जन्म लेने वाली है। दोस्तों यह नए युग के आगमन का संकेत है जो मानवता के लिए भय, हिंसा और अमानवीयता को लेकर आएगा। मतलब समाज में अब हिंसक तानाशाह का उदय होने जा रहा है। दोस्तों इस पोयम के एंड में पोएट क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा भयानक प्राणी अब जन्म लेने जा रहा है। यह जन्म शांति का नहीं बल्कि भय का और विनाश का प्रतीक है। कविता एक रहस्यमय और डरावने प्रश्न के साथ समाप्त होती है जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों कहीं ना कहीं यह पोयम हमारे आज के सोसाइटी से पूरी तरह मैच करती है। तो इसी के साथ हमारी यह पोयम कंप्लीट होती है।
मैंने आगे इस पोएम की समरी इंक्लूड की है, अगर आप चाहें तो उसे भी नोट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।